इतिहास में ना अक्सर सबसे दिलचस्प कहानियां वो होती हैं जिन्हें हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। आज चलिए एक ऐसी ही खोई हुई दुनिया के पन्ने पलटते हैं। ये सवाल तो मन में आता ही है ना, कि आखिर जितनी भी पुरानी महान सभ्यताएं थीं वो नदियों के किनारे ही क्यों बसी। जैसे मिस्र को देख लीजिए, नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया टिग्रिस और यूफ्रेट्स के। लेकिन एक और थी, एक बहुत ही शानदार और उतनी ही रहस्यमयी सभ्यता, जिसकी कहानी सदियों तक रेत के नीचे दबी रही। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दौर में जब इस खोई हुई दुनिया की पहली झलक मिली। कहानी शुरू होती है 1920 के दशक में। एक रेलवे लाइन बिछ रही थी और तभी अचानक गलती से कुछ ऐसा मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। एक पूरी की पूरी अनजान सभ्यता के सबूत। 1 मिनट रुककर सोचिए इस बारे में। एक पूरी की पूरी सभ्यता जो मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी ही पुरानी और शायद उनसे भी बड़ी थी, और इतिहास की किताबों में उसका कोई जिक्र तक नहीं था। मतलब वो हमारी नजरों के ठीक सामने थी और फिर भी हजारों साल तक छिपी रही। ये खोज वाकई एक बहुत बड़ा झटका था। इस सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक का नाम बड़ा अजीब और थोड़ा डरावना है, मोहनजोदाड़ो, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। अब ये नाम सुनते ही मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं ना, एक अजीब सा रहस्य महसूस होता है। तो जाहिर है सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर कौन थे वो लोग जो इस मृतकों के शहर में रहते थे, जिन्होंने इतने कमाल के, इतने एडवांस शहर बनाए। बस यहीं से खोजबीन का असली सफर शुरू होता है। तो अब पुरातत्वविदों यानी आर्कियोलॉजिस्ट ने धीरे धीरे बिखरे हुए सुरागों को जोड़ना शुरू किया, और जैसे जैसे वो खोजते गए एक हैरान करने वाली बात सामने आई। ये सभ्यता किसी के भी अंदाजे से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ी और फैली हुई थी। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके 2 नाम क्यों हैं, हड़प्पा संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता। तो बात सिंपल सी है। सबसे पहली साइट जो 1921 में खोजी गई वो थी हड़प्पा, तो उसके नाम पर इसे हड़प्पा संस्कृति कह दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के एक बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी, तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहने लगे, क्योंकि वो नदी ही इसकी लाइफलाइन थी। अब जरा इसके फैलाव को देखिए। इसके शहर आज के पाकिस्तान में हैं, पश्चिमी भारत में है, और यहाँ तक कि अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में भी इसके सबूत मिले हैं। मतलब उस जमाने में ये दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे फैली हुई सभ्यताओं में से एक थी। और ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी जो आई और चली गई। ये लगभग 1000 साल तक चली, 2500 ईसा पूर्व से लेकर करीब 1520 ईसा पूर्व तक। अंदाजा लगाइए, 1000 साल। इतने समय में तो दुनिया में कितने बड़े बड़े साम्राज्य बन जाते हैं और खत्म भी हो जाते हैं। अच्छा, ये तो बात हुई कि वो कौन थे और कहाँ थे, पर अब जो हिस्सा है वो और भी मजेदार है। अब देखते हैं कि वो लोग रहते कैसे थे, और यकीन मानिए उनकी प्लानिंग और समझदारी देखकर दिमाग घूम जाता है। उनके शहर ऐसे ही नहीं बस गए थे, ये दुनिया के सबसे पहले प्लान्ड सिटीज में से एक थे। मतलब वो उस जमाने के बेहतरीन अर्बन प्लानर्स थे, और उनकी इंजीनियरिंग आज भी एक्सपर्ट्स को हैरान कर देती है। तो उनके शहरों का एक सेट पैटर्न था, एक डिजाइन था। शहर को 2 हिस्सों में बांटा जाता था। एक हिस्सा थोड़ा ऊंचा होता था, जिसे गढ़ या सिटाडेल कहते हैं, शायद वहां बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स रही होंगी। और फिर था निचला शहर, जहां आम लोग रहते थे, उनके घर थे, बाजार थे। और जो चीज सबसे ज्यादा कमाल की है वो है उनकी प्लानिंग की डिटेलिंग। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्रीज पर काटती थीं, बिल्कुल आज के ग्रिड सिस्टम की तरह। सोचिए, उस जमाने में उनके पास ढकी हुई नालियों वाला ड्रेनेज सिस्टम था, और तो और वो एक ही साइज की पकी हुई ईंटें इस्तेमाल करते थे। ये उस वक्त के हिसाब से एक बहुत बड़ी बात थी। ये है कि यहाँ हर चीज कितनी व्यवस्थित थी। सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में एकदम सीधी लाइनों में बनी थी, जो शहर को परफेक्ट रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बांटती थी। जानते हैं ये कैसा है? ये आज के चंडीगढ़ या न्यूयॉर्क जैसे मॉडर्न शहरों की प्लानिंग जैसा है, और ये सब उन्होंने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के किया था। और ये उनकी एडवांस सोच का एक शानदार नमूना है। आप सोचिए, प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया से भी बड़े इलाके में बिल्डिंग बनाने के लिए एक ही स्टैंडर्ड की ईंटें इस्तेमाल होती थीं।
इससे साफ पता चलता है कि कोई तो था, कोई सेंट्रल अथॉरिटी जो इन नियमों को लागू करवा रही थी। 700 से भी ज्यादा, और ये सिर्फ एक शहर मोहनजोदड़ो में मिले कुओं की संख्या है। इससे पता चलता है कि वे अपने लोगों के लिए साफ सफाई और पानी की पहुंच पर कितना अविश्वसनीय ध्यान देते थे। कई घरों में तो अपने पर्सनल कुएं और बाथरूम भी थे। मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना ही काफी नहीं था, उनका ध्यान पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हेल्थ जैसी छोटी छोटी बातों पर भी था, जो उस जमाने में किसी और सभ्यता में देखने को नहीं मिलता। ढकी हुई नालियों की वजह से बीमारियां फैलने से रुकती होंगी, जो उस समय के हिसाब से तो एक क्रांतिकारी सोच थी। तो सवाल ये है कि इतनी एडवांस सभ्यता बिना किसी वजह के आखिर गायब कैसे हो गई? चलिए उन दो बड़ी थ्योरीज को देखते हैं जो इसके पीछे की वजह बताने की कोशिश करती हैं। तो एक तरफ है कहानी एक हिंसक हमले की और दूसरी तरफ एक बहुत बड़े कुदरती बदलाव की। चलिए दोनों के सबूतों पर एक नजर डालते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि जिन्होंने ये आक्रमण वाली थ्योरी दी थी, उन्होंने बाद में मान लिया कि सबूत हैं ही नहीं। मोहनजोदाड़ो में जो कंकाल मिले थे, उन पर लड़ाई झगड़े का कोई निशान नहीं था, और वे सब एक ही समय के भी नहीं थे। इससे पता चलता है कि इतिहास को लेकर हमारी समझ सबूतों के साथ कैसे बदलती रहती है। तो क्लाइमेट चेंज वाली थ्योरी के हिसाब से ये कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक के बाद एक घटनाओं की एक पूरी चेन थी। जिन नदियों ने इन महान शहरों को जिंदगी दी थी, वही उनके पतन का कारण बन गई। खेती बर्बाद हो गई और शहरों का आधार ही खत्म हो गया। आर्कियोलॉजिकल सबूत बताते हैं कि ये एक धीमी प्रक्रिया थी, कोई अचानक आई तबाही नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि लोग शहरों को छोड़कर कहीं और चले गए, वे बस छोटे छोटे समुदायों में बिखर गए और शहरों की वो शानो शौकत धीरे धीरे खत्म हो गई। चलिए अब इस केस के आखिरी सुराग पर आते हैं। मान लीजिए हम ये जान भी गए कि वे गायब कैसे हुए, लेकिन हम आज भी उनकी कहानी नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि हम उनकी लिखावट ही नहीं पढ़ सकते। 400 से ज्यादा ये सिंधु लिपि को बनाने वाले यूनिक सिंबल्स, यानी कि अलग अलग निशानों की संख्या है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है, और ये दुनिया की उन आखिरी बड़ी लिपियों में से एक है जिसे पढ़ा जाना बाकी है। हमारे पास इसके हजारों उदाहरण हैं, पर हर एक बहुत ही छोटा है। औसतन एक लिखावट में सिर्फ 5 निशान होते हैं। ये कुछ ऐसा है कि जैसे हमारे पास किसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी की सिर्फ हेडलाइंस हों, लेकिन किताबें गायब हों। तो इसे न पढ़ पाने के पीछे 3 बड़ी मुश्किलें हैं। पहली, ये लिखावट बहुत छोटी है। दूसरी, हमें ये नहीं पता कि ये कौन सी भाषा थी। और सबसे बड़ी मुश्किल, हमें कोई रोसेटा स्टोन जैसी चीज नहीं मिली जिसमें एक तरफ ये लिखावट हो और दूसरी तरफ किसी ऐसी भाषा में उसका मतलब लिखा हो जिसे हम जानते हैं। इसके बिना इन निशानों का मतलब निकालना लगभग नामुमकिन है। एक्सपर्ट्स ने कई अंदाजे लगाए हैं। क्या ये एक लोगोसिलेबिक लिपि है जिसमें कुछ निशान पूरे शब्द का और कुछ सिर्फ एक आवाज का मतलब बताते हैं, या ये सिर्फ व्यापार और सरकारी कामकाज का रिकॉर्ड है? जब तक कोई चाबी नहीं मिलती, ये सब सिर्फ पढ़े लिखे अंदाजे ही रहेंगे। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये निशान उनके राजाओं, उनके देवताओं या उनके इतिहास के बारे में बताते हैं, या ये सिर्फ व्यापार के लेन देन का हिसाब किताब हैं? इस खोई हुई सभ्यता के आखिरी शब्द हमारी आंखों के ठीक सामने हैं, पर फिलहाल वे खामोश हैं और हमें इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक के साथ छोड़ जाते हैं। अब शहरों की बात हो गई तो जरा उनकी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पर भी नजर डालते हैं। उनके शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं थे, वो बिजनेस और क्राफ्ट्स के बड़े चहल पहल वाले केंद्र थे। खुदाई में जो कुछ मिला है उससे साफ पता चलता है कि वहां एक से बढ़कर एक कुशल कारीगर रहते थे। कुछ लोग धातु का काम करते थे, कुछ औजार बनाते थे, तांबे, कांसे और कीमती पत्थरों से ऐसी खूबसूरत चीजें बनाते थे कि बस देखते रह जाओ। और एक दिलचस्प बात यह है कि वो लोग पैसे यानी करेंसी का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनका पूरा व्यापार बार्टर सिस्टम पर चलता था, मतलब एक चीज के बदले दूसरी चीज का लेन देन, जैसे गेहूं के बदले बर्तन ले लिए। और अब आता है एक और बहुत बड़ा रहस्य। उनकी अपनी एक लिखने की कला थी, एक स्क्रिप्ट थी जिसमें बड़े खूबसूरत सिंबल्स और निशान थे, लेकिन आज तक कोई भी उसे डिकोड नहीं कर पाया है। कोई नहीं जानता कि वो क्या लिखते थे, क्या कहना चाहते थे। ये इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है।
हाँ, हम उनकी लिखाई तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनकी कलाकारी से हमें उनके विश्वास, उनकी मान्यताओं के बारे में कुछ कुछ अंदाज़ा ज़रूर मिलता है। खुदाई में बहुत सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ मिली हैं जो शायद उनके देवी देवताओं की रही होंगी। तो हमने ये देखा कि वो कौन थे, कैसे रहते थे, कितने एडवांस थे। लेकिन अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। आखिर इस कमाल की सभ्यता का हुआ क्या? वो खत्म कैसे हुई? ये लाइन उनकी पूरी कहानी को बयां कर देती है। 1000 साल तक उन्होंने शानदार शहर बनाए, दुनिया के दूसरे साम्राज्यों से व्यापार किया, अपनी एक अलग ही दुनिया बसाई। और फिर अचानक वो बस गायब हो गए, जैसे हवा में ही कहीं खो गए। ये सवाल आज भी इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए सबसे बड़ी पहेली है। एक इतनी एडवांस्ड, इतनी ऑर्गेनाइज्ड सभ्यता अचानक से खत्म कैसे हो गई? देखो, थियोरीज तो बहुत सारी हैं। कुछ कहते हैं कि शायद मौसम बदल गया, क्लाइमेट चेंज हुआ। कुछ का मानना है कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, और कुछ ये भी कहते हैं कि शायद किसी ने उन पे हमला किया होगा। लेकिन सच तो ये है कि कोई भी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत आज भी इतिहास का एक अनसुलझा केस है। सिंधु घाटी की कहानी हमें एक बात तो जरूर याद दिलाती है कि इतिहास में अभी भी न जाने कितने ही राज दफन हैं। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पैरों के नीचे ही और कितनी ऐसी खोई हुई कहानियां और कितनी भूली बिसरी दुनियाएं खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। Like, subscribe, and share the channel.